यूएस ट्रेड डील फाइनली साइन हो चुकी है। टैरिफ्स कम हो चुके हैं और इसी एक न्यूज पर कुछ स्टॉक्स 2-3 दिन में ही 30 से 40% तक इंक्रीज हो गई। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये रैली सिर्फ एक्साइटमेंट है या इसके पीछे रियल बिजनेस इंपैक्ट भी है। आज के इस वीडियो में मैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो 3 अलग अलग सेक्टर्स से आते हैं: ऑटो सेक्टर, अपैरल सेक्टर और कंज्यूमर एंड लाइफस्टाइल सेक्टर। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ट्रेड डील का फायदा कौन से स्टॉक्स को मिल सकता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुके हैं और कौन से स्टॉक्स अभी भी रीजनेबल लेवल्स पर मिल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं, डेटा के साथ रियलिटी चेक मिलेगा, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि समझदारी से ले सको। अब अगर आप सबको मेरी वीडियोस में कवर्ड सारा डेटा एक पीडीएफ फॉर्म में एक साथ कंपाइल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो वेलकम नाम से है। इस मेंबरशिप में आपको एवरी वीकेंड आने वाली वीडियोस का डेटा तो मैं प्रोवाइड करूंगी ही, साथ में और भी बहुत सारा एक्सक्लूसिव डेटा आप सबको मिलेगा। बाकी 1-2 बेनिफिट्स और हैं इस मेंबरशिप में जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा एक लेवल 2 मेंबरशिप भी है मोस्ट वेलकम नाम से, जिसमें मैं पीडीएफ के साथ साथ सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस भी अपलोड करूंगी एवरी मंथ। आप अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई भी मेंबरशिप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब शुरू करते हैं अपने चारों स्टॉक्स का एनालिसिस। हमारा फर्स्ट स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू। ये एक ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है जो गाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है, जैसे कि डिफरेंशियल गियर्स, स्टार्टर मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, कंट्रोलर्स और ईवी पावर ट्रेन। अब इस कंपनी के लिए ना यूएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि इसका करीब 28% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से ही आता है। कंपनी पिछले कई सालों से अमेरिका की ऑटो कंपनीज को सप्लाई कर रही है और वहां इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब जो ये इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है ना, इसका सीधा बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है, तो इंडिया से यूएस में माल सप्लाई करना और सस्ता हो गया। इससे होगा ये कि कंपनी की कॉस्ट कम हो जाएगी और उसके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। इसके साथ ही क्योंकि पहले से ही ये कंपनी यूएस मार्केट में सप्लाई कर रही है और एक यूएस अप्रूव्ड सप्लायर है, इसलिए इस ट्रेड डील के बाद नए ऑर्डर्स मिलने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की जो नेट ऑर्डर बुक है वो 235 बिलियन की है, जो कि FY25 के रेवेन्यू का अराउंड 6.8 टाइम्स। अब इस ऑर्डर बुक में ना सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है ईवी का 166 बिलियन। ये टोटल ऑर्डर बुक का 71% बनता है। इसके अलावा जो नॉन ईवी बिजनेस है उसकी ऑर्डर बुक 56 बिलियन की है और रेलवे बिजनेस की ऑर्डर बुक है जो वो 13 बिलियन की है, यानी कि अराउंड 6%। इसके अलावा इस कंपनी का जो मेन फोकस है ना वो ईवी और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पर ही है और यूएस मार्केट ईवी अडॉप्शन में आगे है, इसलिए इस ट्रेड डील के बाद ना कंपनी का एक्सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, यहाँ पर ना अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस कंपनी के फेवर में आ रहा है। देखो, मैंने आपको बताया कि इसका 28% रेवेन्यू यूएस से आता है, लेकिन इसके साथ ही इसका 18% रेवेन्यू यूरोप से भी आता है। और यूरोपियन यूनियन के साथ भी ना अभी रिसेंटली ही इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद यूरोप में इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगने वाले जो टैरिफ्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप के मार्केट में भी सोना कॉमस्टार को कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी और वहां से भी ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात। तो इस क्वार्टर में ना कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 39% ग्रो हुआ है और 868 करोड़ से बढ़कर 1208 करोड़ हो गया। अब जो ये नंबर्स आप देख रहे हो ये कंपनी ने मिलियंस में रिपोर्ट किए हैं, लेकिन आप सबकी आसानी के लिए मैंने इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आप सबको बताया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का एबिटा भी 30% से ग्रो हुआ है। हाँ, एबिटा मार्जिन जो है वो 1.8% से कम जरूर हुआ है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से हुआ है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो पैट जो है वो 20% से ग्रो हुआ है और 151 करोड़ से 180 करोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन कंपनी ने ये भी बताया है कि Q3 में 30 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट आया है न्यू लेबर कोड की वजह से, इसलिए एडजस्टेड पैट जो बनेगा वो 150 करोड़ है।
इसके बाद अब अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखें तो ROE लगभग 14% है और ROCE अराउंड 17% है, जो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी के लिए सही माना जाता है। इसके बाद अब अगर हम बोरोइंग्स की पोजीशन देखें तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों मिलाकर सिर्फ 16 करोड़ है, जो इस साइज की कंपनी के लिए ना के बराबर है। फिर इसके बाद पी रेशियो जो है वो कंपनी का है 50, जो इसके 1 ईयर मीडियन के ऑलमोस्ट इक्वल है और 3 और 5 ईयर मीडियन से काफी नीचे है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पर, जो कि है पर्ल ग्लोबल। ये एक गारमेंट्स कंपनी है जो बहुत सारी कंट्रीज में अपने टॉप्स, ड्रेसेस, जैकेट्स, निटेड और वुवन क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करती है और यूएस से इसका सबसे बड़ा मार्केट है। कंपनी का लगभग 50% रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। अब पिछले कुछ टाइम से यूएस ने इंडियन गुड्स पर जो हैवी टैरिफ्स लगा रखे थे, उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा था। कंपनी ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि टैरिफ इम्पैक्ट की वजह से एबिटा हिट हुआ है, लेकिन अब इस ट्रेड डील के बाद जो टैरिफ्स कम हुए हैं, इसका सीधा फायदा कंपनी को मिलेगा। कंपनी की कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और जब यूएस डिमांड वापस से एक्सिलरेट होगी तो वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे। एक और पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ने इस साल इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान किया है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये कंपनी 2026 में 250 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जिसका मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने और इन हाउस लॉन्ड्री फैसिलिटी पर है। इस एक्सपेंशन से ना कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 8 मिलियन पीसेस से बढ़ जाएगी, जिसमें 2.5 से 3.5 मिलियन पीसेस इंडिया में और 5 से 6 मिलियन पीसेस बांग्लादेश में ऐड होंगे। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का रीजन ये है कि ये कंपनी ना पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना चाहती है, ताकि जैसे ही यूएस ब्रांड्स इंडिया से सोर्सिंग बढ़ाएंगे तो कंपनी तुरंत उनकी डिमांड को पूरा कर पाएगी। अब कंपनी के नंबर्स देखें तो सेल्स जो है ना वो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। मार्जिन 9% पर मेंटेन्ड है और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो अराउंड 3.5 टाइम्स हुआ है। जैसे 2022 में ये 70 करोड़ था, जो अब 251 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके बाद अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो वो भी काफी कंट्रोल में है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.58 है, जो कि एक कंफर्टेबल रेंज में है। मतलब कंपनी ग्रोथ के लिए डेट यूज कर रही है, लेकिन ज्यादा लेवरेज का रिस्क नहीं दिख रहा। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं आपको बताऊं तो वो 24% एंड 22% है, जो अपने सेक्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट है। सेक्टर का मीडियन ROCE 12 है, जबकि कंपनी का इससे ऑलमोस्ट डबल है। इसके बाद अगर हम एक बार कैश फ्लो और देखें तो कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 2023 से अब तक कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और अगर इसका CFO टू नेट प्रॉफिट भी अगर हम निकाल कर देखें तो वो आता है अराउंड 76%। जनरली 75% से ऊपर का रेशियो ना हेल्दी माना जाता है। 76% है इस कंपनी का जो ये रेशियो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि काफी हद तक कैश में कन्वर्ट हो रहा है, जो अर्निंग्स क्वालिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। इसके बाद अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो पी रेशियो जो है वो 33.5 है, जो इंडस्ट्री के मीडियन पी 27.5 से ऊपर है और अपने खुद के हिस्टोरिकल 1 ईयर मीडियन से भी थोड़ा ऊपर ही है। मतलब वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, लेकिन अगर इंडियन यूएस ट्रेड डील से कंपनी को अगले 2-3 क्वार्टर्स में डिमांड और मार्जिन्स दोनों का बेनिफिट मिलता है तो ये वैल्यूएशन महंगी नहीं लगेगी, बल्कि ग्रोथ के साथ जस्टिफाई होती हुई दिख सकती है। तो ये था हमारे सेकंड स्टॉक का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने स्टॉक नंबर 3 पर, जिसका नाम है वैभव ग्लोबल। देखो, वैभव ग्लोबल का ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया एंड देन सेल इन अमेरिका। कंपनी इंडिया में बैठकर ज्वेलरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें सीधा अमेरिका में बेचती है। वैसे अमेरिका से अलग इनका बिजनेस यूके, यूरोप और जर्मनी में भी है, लेकिन 60% जो रेवेन्यू है वो इनका अमेरिका से ही आता है, तो मेजर फोकस यूएस पर ही है। कंपनी के टीवी शॉपिंग चैनल्स, वेबसाइट्स और एप्स हैं जिनके थ्रू ये अपना माल बेचती है। अब सेम टू सेम सोना BLW की तरह ना पिछले 1 महीने में वैभव ग्लोबल के लिए भी ना 2 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं। पहला तो है इंडिया यूएस ट्रेड डील और दूसरा इंडिया EU ट्रेड डील। इन दोनों मार्केट्स को मिला लो तो कंपनी का लगभग 80% रेवेन्यू इन्हीं दोनों जगह से आता है। अब जब इंडिया का यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड स्मूथ होगा तो ड्यूटीज और कॉस्ट भी कम होंगी, लॉजिस्टिक्स इजी होंगी
और इसका सीधा फायदा वैभव ग्लोबल जैसे एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज को मिलेगा। मतलब या तो मार्जिन्स इंप्रूव होंगे या कंपनी और फास्टर स्पीड से ग्रो करेगी। अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू देखें इस साल का, तो दिसंबर 2025 तक मतलब पहले 9 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू 3600 करोड़ है, जो पिछले पूरे साल के रेवेन्यू से करीब 7% की ग्रोथ है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी एक क्वार्टर और बाकी है जिसमें रेवेन्यू और इम्प्रूव होगा। तो कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ डिसेंट लग रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं बोलूंगी लेकिन डिसेंट है, जो आने वाली टेल विंड्स में और इम्प्रूव हो सकती है। फिर मार्जिन्स अगर हम देखें तो कंपनी के 9% पर मेंटेन्ड है पिछले 3 सालों से, जो अभी इंडिया यूएस और इंडिया ईयू ट्रेड डील के बाद थोड़ा और बढ़ सकते हैं। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उसमें भी पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ है। अब इसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 11.7% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 14% है, जो इंडस्ट्री के मीडियन 15.4 से थोड़ा कम है। इसके बाद एक और खास बात है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है, मतलब कंपनी पे कोई हैवी लॉन्ग टर्म लोन का बर्डन नहीं है। और ओवरऑल देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.16 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रोथ के लिए ज्यादातर अपने कैश फ्लोज पर डिपेंड करती है, ना कि कर्जे पर। इसके बाद अब शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड देती है। 2026 के थर्ड क्वार्टर में वैभव ग्लोबल ने अपना थर्ड इंटरिम डिविडेंड जो कि ₹1.5 है पर शेयर वो डिक्लेयर किया है, जिसका पे आउट रेशियो 28% है। और अगर 2026 के तीनों क्वार्टर्स का मिलाकर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने लगभग 75 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 43% रहा है। मतलब कंपनी ग्रोथ के साथ साथ शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न देने पर भी इक्वली फोकस कर रही है, जो कि आप सबके लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद बात आती है वैल्यूएशंस की, तो वो भी सही लग रही है। कंपनी का जो पीई रेशियो है वो अभी 18 है, जो सेक्टर के मीडियन पीई 25 से काफी नीचे है। और अगर इसे खुद के हिस्टोरिकल पीई से भी मैं कंपेयर करूं तो यहाँ भी ये अपने 1 साल और 5 साल के मीडियन पीई से कम है। तो कंपनी पीई रेशियो से तो अभी अंडर वैल्यूड ही लग रही है। तो ये था हमारे स्टॉक नंबर 3 का एनालिसिस। अब चलते हैं इस वीडियो के स्टॉक नंबर 4 पर, जो कि इसका लास्ट स्टॉक। इस स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। ये एक लीडिंग अपैरल एक्सपोर्ट कंपनी है जो पिछले 4 डिकेड से ग्लोबल फैशन ब्रांड्स के लिए कपड़े डिजाइन, मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती आ रही है। ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, जैसे कि जैकेट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, ड्रेसेस और पफर जैकेट्स। कंपनी कपड़ों की डिजाइनिंग से लेकर प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, वॉशिंग और फिनिशिंग तक सब कुछ इन हाउस करती है। अब अगर ज्योग्राफी के वाइज बात करूं मैं तो इसका लगभग 70% रेवेन्यू डायरेक्टली यूएस मार्केट से आता है। मतलब कंपनी का बिजनेस हेविली यूएस डिपेंडेंट है। अब अगर यूएस टैरिफ्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस ने लगाए थे उसका इंडियन सप्लायर्स पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। इसकी वजह से कंपनीज की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही थी और अल्टीमेटली ये कॉस्ट बढ़ने का जो बर्डन है ना वो कंपनी अपने कस्टमर्स पर शिफ्ट कर रही थी। कैसे? प्राइस को इंक्रीज करके। अब इस इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद टैरिफ बर्डन काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे कि कॉस्ट प्रेशर इजी होगा, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और प्रॉफिट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप पहले 9 महीने के फिगर्स देखोगे तो पहली नजर में आपको ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगेंगे। रेवेन्यू सिर्फ 2-3% ही ग्रो हुआ है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नियरली 39% ईयर ऑन ईयर गिरा है। अगर एबिटा में देखूं तो ग्रोथ तो है, लेकिन नेट प्रॉफिट तक आते आते पिक्चर वीक हो जाती है। अब इस वीकनेस का मेन रीजन कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूएस टैरिफ्स और ए गोवा एक्सपायरी का कंबाइंड इम्पैक्ट। अब ये ए गोवा क्या है? तो देखो, ए गोवा एक यूएस ट्रेड लॉ है जिसके अंडर अफ्रीका से जो भी सामान यूएस में एक्सपोर्ट होता है उस पर एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री होती है। और जैसे ही ये बेनिफिट खत्म हुआ तो गोकुलदास का अफ्रीका बिजनेस जो था उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। ऑर्डर्स और मार्जिन्स दोनों पर प्रेशर आया और ये बात नंबर्स में क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। अब अगर आगे की मैं बात करूं तो अब टैरिफ्स कम हो चुके हैं, तो इसके बाद कंपनी के पास इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। और कई बार क्या होता है ना कि मार्केट ना सिर्फ नंबर्स नहीं देखता बल्कि सेंटिमेंट्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा रिवॉर्ड करता है। जैसे कि आपने अभी देखा भी कि जैसे ही ये ट्रेड डील वाली न्यूज आई तो गोकुलदास का स्टॉक 2 ही दिन में 40% ऊपर चला गया, जबकि नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं
फिर भी मार्केट ने नियर टर्म परफॉर्मेंस से ज्यादा टैरिफ रिलीफ और मार्जिन इंप्रूवमेंट के फ्यूचर पॉसिबिलिटी को प्राइस इन पहले ही कर लिया। तो अभी कंपनी पी रेशियो के अकॉर्डिंग थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है, क्योंकि इसका पी रेशियो 49 है, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन पी सिर्फ 26 है। और अगर इसके हिस्टोरिकल पी रेशियो से भी मैं कंपेयर करूं तो भी ये अभी के टाइम में हाई है, क्योंकि कंपनी का 1 और 5 ईयर मीडियन पी 38 और 30 है। तो इसे हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आगे जाकर कभी अगर वैल्यूएशन सही लेवल पर आती है तब आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये भी बताना कि आप आगे और वीडियो किस टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।